ओके, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एलोट्रोपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी किसे कहते हैं? एलोट्रोपी मीन्स होता है बहरूपियत। उर्दू में उसको हम कहते हैं बहरूपियत। तो जैसे आपने देखा होगा बहरूपिया, बहरूपिया किसे कहते हैं? बहरूपिया मतलब जो अपना रूप बदल ले, जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि एक शख्स जो है वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैंक लूट कर चला जाता है, तो डैट इज़ कॉल्ड कि वो शख्स जो है वो कहलाता है बहरूपिया। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं एलोट्रोप। बिल्कुल ऐसे ही एलिमेंट्स के अंदर भी एलोट्रोपी पाई जाती है। हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर भी एलोट्रोपी पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है वो आपको डायमंड दिखाऊं, हीरा, और मैं बोलूँ कि ये कार्बन है, और उसके बाद मैं आपको एक पेंसिल की नोक दिखाऊं और बोलूँ ये भी कार्बन है, तब आप इस बात को मानने से इनकार कर दोगे। आप बोलोगे नहीं सर, डायमंड कहाँ, डायमंड इतना चमकदार, इतना महंगा, इतना कीमती, इतना खूबसूरत, और कहीं ये भद्दा सा, सस्ता सा, ये पेंसिल की नोक, दोनों कार्बन कैसे हो सकते हैं? मैं बोलूँगा हाँ भाई ये दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। बहरूपियत इसको हम कहते हैं कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जब एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एलोट्रोपी। ये फिनोमिना एलोट्रोपी कहलाता है और वो सारे एलोट्रोप्स कहलाते हैं। बहरूपियत के समझ में आ रही बात क्या है? तो द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एलोट्रोप्स। वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उनको हम कहते हैं एलोट्रोप्स। केमिकली सेम होंगे, चाहे आप डायमंड को जला दो, चाहे आप ग्रेफाइट को जला दो, दोनों सूरतों में रिएक्शन होगा C+O2CO2, मतलब केमिकल रिएक्शन सेम होगा बट फिजिकली अलग होंगे। फिजिकल मतलब हार्डनेस के अंदर बात की जाए, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए, कि कलर की बात की जाए, इन सब में डेंसिटी की बात की जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए, इनमें अलग होंगे, फिजिकली डिफरेंट होंगे लेकिन केमिकली सेम होंगे। ऐसे तमाम एलिमेंट्स कहलाते हैं एलोट्रोप्स। लगभग बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलोट्रोप्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सल्फर है हमारे पास, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गैमा सल्फर, अलग अलग एलोट्रोप्स इसके हैं। फॉस्फोरस है हमारे पास, रेड फॉस्फोरस भी होता है, वाइट फॉस्फोरस भी होता है, तो फॉस्फोरस भी अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल वैसे ही कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के भी अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में कि कार्बन कितनी सूरतों में, कितने एलोट्रोप्स की सूरत में आपके सामने एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रोप्स को समझना। तो एलोट्रोपी समझ में आ गई आपको कि एलोट्रोपी किसे कहते हैं? ठीक है, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना कहलाता है एलोट्रोपी। डिफरेंट फॉर्म्स से मुराद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, केमिकली वो सेम होंगे। ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप्स की जब बात की जाती है तो कार्बन के एलोट्रोप्स को हम दो मेन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लासिफाई इट इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट आर द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, द सेकंड आर अमरफस एलोट्रोप। क्रिस्टलाइन और अमरफस में फर्क क्या होता है? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनके अंदर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है, जो कार्बन के एटम्स होंगे वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होंगे, है ना भाई, मतलब एक फिक्स पैटर्न के अंदर अरेंज होंगे तो वो क्रिस्टलाइन कहलाएगा। और अमरफस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होती है रैंडम अरेंजमेंट, बेतरतीब इधर उधर जो है वो अरेंजमेंट होगी उसकी भाई कार्बन के एटम्स की, वो अमरफस होते हैं। पाउडर जैसे होगी, जिस तरह से कह लो कि मतलब इनकी शेप कोई फिक्स नहीं होगी, इनकी फिक्स शेप होगी। तो हमारे पास तीन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। देयर आर 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकी बॉल। जबकि अमरफस एलोट्रोप हमारे पास 4 है कार्बन के, कोल, चारकोल, लैंप ब्लैक, गैस कार्बन, ये 4 है। सो पहले तो मैं आपको जो छोटे टॉपिक है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ, अमरफस एलोट्रोप, फिर बड़े टॉपिक की तरफ आता हूँ, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप की तरफ। ठीक है, जस्ट आप इनको रिमेंबर करना है, लिखने के लिए जस्ट आपको आएगा, डिफरेंस लिखने आएगा, शॉर्ट नोट लिखने आए तो बस आपको इसमें लिखना पड़ेगा, इतना आप इस तरह से इसको याद रखें। अमरफस एलोट्रोप के अंदर लास्ट से शुरू करते हैं तो गैस कार्बन। गैस कार्बन ये गैस की सूरत में एग्जिस्ट करता है तो इसको हम गैस कार्बन कहते हैं। गैसियस एलोट्रोप एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड गैस कार्बन। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक किसे कहते हैं? लैंप ब्लैक इज एक्चुअली काजल। काजल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लैंप ब्लैक, वो भी कार्बन का एक एलोट्रोप है, पाउडर जैसा होता है। आएगा कैसे, हासिल कैसे होगा? ये नॉर्मली सियाही है। अगर आप जो है किसी भी फ्यूल को आप जला रहे हो और जलाने पर जो वो काला सराही जो जमा हो जाता है उसको जमा कर लो, वो काजल है। ठीक है, लैंप ब्लैक, जब लैंप या लालटेन वगैरह जब आप जलाते हैं, जब आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने पर जो ब्लैक तार जमा होता है वही लैंप ब्लैक कहलाता है। ठीक है,
तो इसको कार्बन ब्लैक भी नॉर्मली बच्चे कह रहे होते हैं, उसको कुछ लोग लैम्प ब्लैक कहते हैं और कुछ बच्चे इसी को कहते हैं कार्बन ब्लैक। ठीक है, कार्बन ब्लैक, ये भी कार्बन ही होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, पाउडर जैसा होता है। जब आप मोमबत्ती वगैरह जलाएंगे तो ये डिपोजिट हो जाता है, दीवारों पर इधर उधर चिपक जाता है। ठीक है, चारकोल, चारकोल और कोल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोल एंड चारकोल, इसको चैप्टर 6 में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो कोल और चारकोल में एक स्लाइटली सा एक फर्क है, डिफरेंस है। ये नहीं होता कि कोल अकेला होगा और चारकोल लग दिया तो चारकोल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। चारकोल और कोल में यह फर्क है, कोल को जमीन के अंदर से अंडरग्राउंड निकाला जाता है। कोल क्या है? कोल असल में एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल से क्या मुराद होता है कि ज़मीन के अंदर से उसको निकाला जाता है फॉसिल की सूरत में। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था कि वो फॉसिल फ्यूल है, तो कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है। जबकि चारकोल जो है ना वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, इसको बनाया जाता है आर्टिफिशियली, इसको हम बनाते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है? दो तरह का चारकोल हमारे पास जो है वो मौजूद है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ चारकोल। ठीक है, एक हमारे पास कहलाता है वुड चारकोल, यस, फर्स्ट इज कॉल्ड द वुड चारकोल, द सेकंड वन इज कॉल्ड एनिमल चारकोल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड चारकोल एंड एनिमल चारकोल? वुड चारकोल कैसे बनेगा? बाय बर्निंग वुड, लकड़ी को जलाकर बनेगा। एनिमल चारकोल कैसे बनेगा भाई? बाय बर्निंग बोन्स, जानवरों की हड्डियां जलाकर बनेगा। जबकि वुड जलाते हैं ना जो, तो उसको वो कहलाता है आपके पास वुड चारकोल। इसी वुड चारकोल को उर्फ आम में हम लोग कोयला कह रहे होते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं कोल होता है वो, बट वो वुड चारकोल होता है। इसी वुड चारकोल को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं बारबेक्यू बनाने के लिए। सीख कबाब लगाते हैं ना भाई, तो दैट इज वुड चारकोल होता है, जो लकड़ी जला के हासिल होता है हमें, वो कोल नहीं होता है। और एनिमल चारकोल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू डीकलराइज, वो डीकलराइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ को डीकलराइज करने के लिए? दो चीज़ों को, मतलब पेट्रोलियम जेली को डीकलराइज करने के लिए, या उसके अलावा जो है वो ब्राउन शुगर को डीकलराइज करने के लिए। इसका काम ये होता है, कलर रिमूवर होता है एनिमल चारकोल। जैसे कि एक पेट्रोलियम जेली जो पेट्रोलियम से निकलता है ना, तो वो आपके पास होता है जो वो ब्लैक कलर का होता है पेट्रोलियम जेली। उस ब्लैक को वाइट करते हैं, वैसलीन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है, दैट इज एनिमल चारकोल। इस तरह ब्राउन जो गुड़ होता है, गुड़ में से गुड़ को जब हम चीनी में कन्वर्ट करते हैं तो चीनी तो कलरलेस होता है, गुड़ तो ब्राउन होता है। तो ब्राउन कलर को कलरलेस करने के लिए भी हम यहाँ पर एनिमल चारकोल इस्तेमाल करते हैं, जो डीकलराइज करने के लिए कलर रिमूवर होता है, ब्लीच। इसका अपना कलर कैसा होता है? इसका ये इसका अपना कलर एनिमल चारकोल का ब्लैक कलर का ही होता है ये, लेकिन ये कलर रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब कोल की जब बात करते हैं, कोल ज़मीन के अंदर से निकलता है, और जब कोल ज़मीन के अंदर से निकलता है तो उसके वेरियस स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो कोल के बारे में थोड़ा सा ये याद कर लें, जो चैप्टर 6 में भी इसको डिस्कस किया था, स्टेजेस ऑफ कोल। यस, कोल के स्टेजेस होते हैं, उसके दौर होते हैं ज़मीन के अंदर। ये जब, और कोल आया कैसे ज़मीन के अंदर? जब प्लांट्स वगैरह या लकड़ी वगैरह लंबे अरसे तक दबी रह गई तो वो प्रेशर लगने की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो कोल के हमारे पास जो है ना वो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस याद रख लो। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हमारे पास कहलाता है पीट, या उसको हम लिग्नाइट कहते हैं। फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल, वन इज कॉल्ड पीट या लिग्नाइट। इसी पीट या लिग्नाइट को हम लोग जो है वो लो ग्रेड कोल भी कहते हैं। लो ग्रेड कोल होता है ये लो ग्रेड कोल होता है। और ये कैसा होता है भाई? ये होता है इनफ्लेमेबल या नॉन फ्लेमेबल, ये जलता नहीं है। ठीक है, यस, इसके अंदर विस्कस फ्लूइड वगैरह उसके अंदर मौजूद होते हैं जमे हुए। पीट या लिग्नाइट के बाद दूसरा हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड बिटामिन, या इसको हम बिटामिनस कोल कहते हैं। ठीक है, बिटामिनस कोल, ये बिटामिनस कोल जो हमारे पास होता है, दिस इज द मीडियम ग्रेड कोल, ये दरमियाने दर्जे का कोयला होता है। अच्छा, ये याद रखिए, विटामिनस कोल भी कैसा होता है? नॉन फ्लेमेबल होता है, जलता नहीं है। और जो चीज़ जलती नहीं है फिर हम उसको क्या करते हैं? उसको हम एज फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और सबसे थर्ड में हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रेसाइट। तो लगता है लेक्चर्स देख लिया तुमने। ठीक है, एंथ्रेसाइट, तो एंथ्रेसाइट थर्ड है। तो एंथ्रेसाइट, दिस इज द हाई ग्रेड कोल। तो ये मैंने डिस्कस किया था क्लास में। यस, ओके, दिस इज एंथ्रेसाइट। ये एंथ्रेसाइट हाई ग्रेड कोल होता है, इसके अंदर विस्कस फ्लूइड मौजूद नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा था कि इस बिटामिनस कोल की अगर हम डिस्टिलेशन करें, जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें हमें कोल टार मिलता है। फिर उस कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से हमें जो है वो बेंजीन वगैरह ये सब चीज़ें हासिल होती हैं। तो ये चीज़ें असल में चैप्टर 6 के अंदर डिस्कस किया चुका है।
मतलब तो वहाँ पर आप इसको लेक्चर को ज़्यादा डिटेल में आप उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स की तरफ, अब जो मेन हमारा टॉपिक है, जिसमें क्या होंगे कि कार्बन के एटम्स एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट के अंदर जुड़े हुए होंगे। इसमें हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकी बॉल है। इसमें से डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों तो नेचुरल एलोट्रोप्स हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो बकी बॉल है ना, दिस इज आर्टिफिशियल एलोट्रोप, जिसको बनाया जाता है, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इस बकी बॉल को ही दूसरा नाम कहा जाता है बकमिनिस्टर फुलेरीन। बकमिनिस्टर फुलेरीन, तो बकमिनिस्टर फुलेरीन क्यों कहते हैं? जो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था बकमिनिस्टर, तो बकमिनिस्टर फुलेरीन। उस बकमिनिस्टर का जो है ना वो कह लो निक नेम था, घर में उसको बकी पुकार देते हैं, बकी। इस वजह से उसका नाम बकी बॉल भी है, उसका नाम बकमिनिस्टर फुलेरीन भी है। ये निक नेम के लिहाज से भी कह सकते हैं, फुल नेम भी कह सकते हैं। अच्छा, ये कैसा होता है? इसमें कार्बन के 40 एटम्स से मिलकर बनता है ये, जो सॉकर बॉल की तरह, एक फुटबॉल की तरह जो है वो सारे कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि कार्बन के 40 कार्बन एटम्स जो है ना, इस तरह से 40 कार्बन एटम्स जो है वो कह लो कि डिफरेंट मतलब के पोजीशंस के साथ सॉकर बॉल की तरह क्या होता है, 40 कार्बन एटम्स एक फुटबॉल की तरह आपस में अरेंज होते हैं डिफरेंट जगहों पर। तो ये हमारे पास बकी बॉल, इसलिए बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई इसको हम बकी बॉल कहते हैं। क्योंकि कार्बन के 40 एटम एक सॉकर बॉल फुटबॉल की तरह आपस में अरेंज हो जाते हैं। तो लेकिन अच्छा, इसके यूजेज इसलिए नहीं है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रेयर है, इसको जस्ट बनाया जाता है, इसको इस्तेमाल हम किसी चीज़ में बकी बॉल को नहीं करते हैं। थोड़े से मिकदार में बस उसको बना लिया गया जस्ट बताने के लिए कि इसका ये भी एक एलोट्रोप पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज के इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे पास नहीं है। मतलब कोई इंडस्ट्रियल यूजेजेस में अगर हम बकी बॉल के कुछ नहीं करते हैं। आपने कभी बकी बॉल देखा भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ मिकदार में उसको बनाया गया है और इस साहब जो बकमिनिस्टर थे उन्होंने उसको बनाया था। लेकिन बाकी जो इसके एलोट्रोप्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसको पढ़ा भी नहीं जाता। यहाँ तक कि आपकी बुक में भी सेकेंड में बकी बॉल को मेंशन नहीं किया गया, नाम ही नहीं लिखा गया। तो जस्ट 9th क्लास में लिखा होता तो मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक है, बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल एलोट्रोप। ये एक आर्टिफिशियल एलोट्रोप है जिसको नॉर्मली जो है वो बकमिनिस्टर फुलेरीन भी कहा जाता है, जिसमें 40 कार्बन एटम्स आपस में अरेंज होते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत इन डेप्थ स्टडीज़ की जब की जाती है एडवांस क्लासेस में, तब आप इसको डिटेल में ज़्यादा डिस्कस कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम सेकेंडरी लेवल पर इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। अब आते हैं डायमंड और ग्रेफाइट की तरफ। डायमंड मतलब हीरा और ग्रेफाइट दैट इज पेंसिल की नोक जो आपकी है। ठीक है, उस पर तो इससे पहले कि मैं इसकी बाकी चीज़ों की तरफ जाऊँ, स्ट्रक्चर पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, और इसको बनाकर भी रखूँगा ताकि और भी चीज़ें इसकी क्लियर हो सकें। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जब हम डायमंड की बात करें, डायमंड के स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपके सामने बनाता हूँ कि हेयर इज द फर्स्ट एटम ऑफ कार्बन, और कार्बन आप जानते हैं कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 4 तरफ से बॉन्ड बना लेता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ से बॉन्ड बना लेता है और 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ यहाँ पर वो जुड़ जाता है। ठीक है, यस, फिर वो 4 अगले 4 से जुड़ जाएंगे, जाहिर सी बात है कि फिर वो 4 अगले 4 से जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब 3 से जुड़ेंगे, 1 से जुड़े हुए 3 तरफ से अलग अलग से, फिर वो आगे अलग जुड़ जाएंगे ना। मतलब ये पूरा पैटर्न चलता रहेगा। मैं सिर्फ एक क्रिस्टल का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना और इसका शेप कैसा है, अगर आप इस शेप को देखिए, शेप को क्या कहते हैं हम, दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो डायमंड के इस तरह से एक टेट्राहेड्रल शेप होता है जिसमें कार्बन अगले 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, मिला हुआ होता है। समझ आ गई बात, स्ट्रक्चर कैसा है डायमंड का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जब हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम जो है ना बच्चों, एक कार्बन एटम अगले 3 कार्बन एटम्स के साथ जो है ना वो जाकर ज्वाइन होता है। तो इट इज ज्वाइंड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये फर्स्ट इधर पर ज्वाइन हो गया, सेकंड इधर पर ज्वाइन हो गया, थर्ड यहाँ ज्वाइन हो गया, 3 कार्बन एटम्स के साथ वो ज्वाइन हो गया। ठीक है, और कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास बचा रह गया, फ्री इलेक्ट्रॉन इसको आप कह सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया इस कार्बन के से, सब कार्बन के एटम्स हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर अगला कार्बन अगले 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल वाला जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास ट्राइगोनल, ये अगले 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल आप देख लोगे, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ रहा होगा, और इस पर भी क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। फिर अगले 3 कार्बन एटम से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होगा, फिर अगले 3 कार्बन एटम से यहाँ से ये जुड़ा हुआ होगा, फिर ये अपने जो है वो अगले 3 कार्बन से ये जुड़े हुए होंगे, ऐसे ही होगा।
तो इस तरह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिंग बन गई है। इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज हेक्सागोनल रिंग। सही है, ये रिंग्स बहुत सारी साथ में बनती रहेंगी। अब देखो, अब ये अगले 3 कार्बन से इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, ये ऐसा होगा ना भाई। अब मैं तेज़ी में बना दे रहा हूँ बिना उसको समझाए, ताकि चूँकि आप समझ चुके हैं आप क्या होने वाला है। ठीक है, एक और हेक्सागोनल रिंग बन गई। फिर इस तरह से ये एक और रिंग बना लेता हूँ, थर्ड रिंग। दिस इज द थर्ड रिंग नाउ। ठीक है, ये रिंग्स चलती रहेंगी। तो ये पूरी एक लेयर बन गई उसकी। इस पूरे ये एक रिंग तो एक रिंग है, और ये पूरे लेयर हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज हेक्सागोनल लेयर। इसको हम लोग कहेंगे दिस इज वन हेक्सागोनल लेयर। ये एक हेक्सागोनल लेयर है। अच्छा, एक लेयर के बाद क्या होगा, फिर दूसरे और लेयर्स इसके अंदर चलेंगे। फिर क्या होगा कि नीचे भी इस तरह के लेयर्स चलेंगे, थोड़ा सा गैप होगा, उस गैप के बाद और लेयर्स यहाँ पर हमारे पास चल रही होंगी। ठीक है, ये सेकंड एक हेक्सागोनल लेयर हमारे पास, इसके नीचे और भी लेयर्स चल रही होंगी। और लेयर्स क्या होगा, आपने कभी ऐसी डायग्राम देखी होगी बनी हुई, इन लेयर्स के बीच में सेपरेशन है, डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है, 3.35 एंगस्ट्रॉम। इतना कंसेक्यूटिव लेयर्स, हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में एक डिफरेंस होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं इससे ग्रेफाइट की। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ गए, ये हेक्सागोनल लेयर्स चल रही है और डिफरेंट कंसेक्यूटिव लेयर्स चल रही होती है। हर लेयर के बीच में 3.35 एंगस्ट्रॉम का एक डिफरेंस होता है। एंगस्ट्रॉम इज 110 की पावर -10 मीटर हमारे पास, ये -8 सेंटीमीटर, इस तरह से हम कह सकते हैं ये होता है। जो छोटी यूनिट होती है ये लेंथ की। तो यहाँ अच्छा, इसी एक हेक्सागोनल लेयर को एक और नाम हम दे सकते हैं, इसी को नॉर्मली हम लोग ग्राफीन भी कहते हैं। शायद आपको याद हो, अगर मैंने कभी क्लास में बताया ग्राफीन, कि एक लेयर अगर आप इसके निकाल लो ना, जैसे अगर एक लेयर आप इसके निकाल लो तो करंट को कंडक्ट कर सकता है, ये आगे मैं बताऊंगा। तो उस ग्राफीन से क्या किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं। आजकल जो मोबाइल फ़ोन, जो स्मार्टफोन्स वगैरह होते हैं ना, उनमें जो वायरिंग की जाती है वो बहुत ज़्यादा छोटी वायरिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी उसको हम कहते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जो वायरिंग होती है ना आजकल के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, वो इसी ग्राफीन से की जाती है, ताकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्पैक्ट और छोटा से छोटा मोबाइल होते रहे, और उसकी जो है वो कैपेबिलिटीज़ बढ़ती से बढ़ती जाएँ। तो उसके अंदर अब तारों से नहीं किया जाता, तारों का दौर चला गया, मोबाइल के अंदर अब ग्राफीन यूज़ किया जाता है, चिप्स वगैरह के अंदर उसकी। तभी तो इतने छोटे छोटे मोबाइल इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस आज के दौर में दे रहे होते हैं। तो ये एक लेयर ग्राफीन कहलाती है, उस हेक्सागोनल लेयर जो एक सिंगल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है वो बड़ा डिटेल में उसको डिस्कस करता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है। पूरी दुनिया की लाखों मिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री टिकी हुई है इस ग्राफीन पर। मोबाइल फ़ोन की बड़ी बड़ी ओप्पो हो गया, ये डिफरेंट आईफोन एप्पल हो गया, और डिफरेंट जितने भी कंपनीज है, वीवो वगैरह, सैमसंग वगैरह, सब इस पर टिकी हुई है, ग्राफीन पर टिकी हुई है। तो देखने को गया तो बड़ा एक बोरिंग सा टॉपिक होता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन इसी चीज़ पर दुनिया चल रही है पूरी। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन तो आज हम सही से इस्तेमाल कर लेते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन जब वही मोबाइल फ़ोन बना के ऐसे पढ़ाया जा रहा होता है तो बच्चा बोर हो रहा होता है कि सर क्या हो गया। इसलिए हम लोग सिर्फ चलाने वाले रह गए, बनाने वाले नहीं रहे। सही है, तो पाकिस्तान इसलिए आज पीछे। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये डायमंड का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर देख लिया, और इस तरह से यहाँ पर आपने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। अब आते हैं वापस टॉपिक पर। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल। डायमंड के बारे में ये कहा जाता है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एवर नोन। जो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हार्डेस्ट एलोट्रोप, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, अगर आपसे कहा जाए कि हार्डेस्ट एलोट्रोप कौन सा है तमाम कार्बन में से, तो हमें क्या आंसर देना पड़ेगा, डायमंड, सबसे हार्डेस्ट। अच्छा, प्योरेस्ट अगर एलोट्रोप कोई पूछे, प्योरेस्ट एलोट्रोप कौन सा है, तो प्योरेस्ट एलोट्रोप कोल के अंदर, आपको पता है विटामिनस कोल से हम लोग जो है वो जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें कोक मिलता है, ऐसे ही ना, कोक मिलता है सॉलिड स्टेट में। ये कोक के बारे में मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया था कि इट इज द प्योरेस्ट एलोट्रोप ऑफ, या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन के प्योरेस्ट एलोट्रोप आपके पास कोक होता है। और अगर आपसे कहें मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप, तो फिर क्या कहेंगे, ग्रेफाइट। मोस्ट स्टेबल से मराद के बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये, और मोस्ट स्टेबल होने की वजह से बहुत ज़्यादा कैसा है, ये अनरिएक्टिव है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं करता, जिसकी वजह से एलोट्रोप्स नहीं, डायमंड कर जाते हैं, ग्रेफाइट वो भी नहीं करता। इसकी वजह से ग्रेफाइट को नॉर्मली इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा ना, इंडस्ट्रीज जो हम पढ़ रहे होते हैं तो हम इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट रॉड लगा रहे होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ग्रेफाइट रिएक्शन नहीं करता किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ये। ठीक है, तो ये डायमंड और ग्रेफाइट है, दोनों के बारे में डिस्कशन करते। पहले मैं डायमंड के बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दूं। तो ग्रेफाइट तो सिंपल सी चीज़ है, आपकी पेंसिल की नोक जो है वो ग्रेफाइट है। ठीक है,
तो वो मोस्ट स्टेबल है, रिएक्शन किसी चीज़ के साथ नहीं करती, और हाईली एनरिएक्टिव, मतलब रिएक्टिव नहीं होती, एनरिएक्टिव होती है। डायमंड की जब बात की जाए तो डायमंड जो है वो दो तरह से डायमंड हमारे पास अवेलेबल होता है। एक हमारे पास कलर्ड डायमंड होता है और कलरलेस डायमंड भी होता है। डायमंड कलरलेस तो होता ही है, साथ में कलर्ड भी हो सकता है। कलरलेस डायमंड जो है वो एज अ जेम, नगीने के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिंग वगैरह में लगाने के लिए, ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो कलर्ड डायमंड्स होते हैं उनके बारे में याद रखिएगा कि वो कलरलेस डायमंड, कलरलेस डायमंड ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव, वो महंगे होते हैं। जबकि कलर्ड डायमंड कैसे होते हैं, दे आर चीप, मतलब वो सस्ते होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर से, रेड डायमंड भी होता है, ब्लू डायमंड भी होता है, ग्रीन डायमंड भी होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं कलर्ड डायमंड को, जेम्स के तौर पे नहीं, बल्कि ज़्यादातर ड्रिलिंग एंड कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, क्योंकि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसलिए नॉर्मली ग्लास कट करने के लिए आपको पता है कि डायमंड को इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी अगर कहीं भी फर्नीचर के शॉप पे आप भी हो ना जहाँ पर ग्लास कट कर रहे होते हैं, उनके पास एक नाइफ होती है, उस नाइफ में फ्रंट पे ब्लैक डायमंड लगा होता है, वो स्केल लगकर उसको कट कर रहे होते हैं, वो कट स्केल लगकर खींचते हैं, फिर ठक से एक मारते हैं, वो अलग हो जाता है वो, सर इतने आराम से, ठीक है, ऐसा लगता है केक काट रहे हैं वो इतने आराम से उसको कट कर रहे होते हैं, तो वो डायमंड लगा होता है, ठीक है, वो ब्लैक डायमंड होता है। ब्लैक डायमंड को हम लोग बोर्ड या कार्बेंडो बोलते हैं, बोर्ड या कार्बेंडो, ये ब्लैक डायमंड को कहा जाता है। वो सस्ते आते हैं, आपने देखा वो जब नॉर्मल सा फर्नीचर वाला खरीद कर उसको रख सक रहा है तो यकीनन इतना महंगा नहीं होगा वो, लेकिन यही कलरलेस डायमंड बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। यस, डिफरेंट तरह के आप डायमंड्स में हमारे पास कही जाए तो डायमंड्स बहुत सारे हमारे पास कलरलेस डायमंड है। फेमस डायमंड की बात की जाए अगर, तो जैसे कि हमारे पास डायमंड के अंदर बात की जाए तो कोहिनूर बहुत ज़्यादा फेमस डायमंड है। कोहिनूर जिसको हम कहते हैं, कोहिनूर मतलब रोशनी का पहाड़, इस तरह से कलेनन ये है, एटसेट्रा, बहुत सारे डायमंड है। अच्छा, कोहिनूर इज नॉट द हेवीएस्ट डायमंड ऑफ द वर्ल्ड। कोहिनूर बहुत ज़्यादा हेवीएस्ट डायमंड नहीं है, कोहिनूर से ज़्यादा हेवीएस्ट डायमंड है, कलेनन ज़्यादा हेवीएस्ट है इसके अंदर, ठीक है। कोहिनूर के बारे में लेकिन मशहूर ये है कि कोहिनूर को कहा जाता है कर्स्ड डायमंड। कर्स्ड डायमंड मतलब मनहूस हीरा, मनहूस हीरा मतलब जिसकी मनहूसियत बहुत ज़्यादा है, कर्स इसकी है। कहा जाता है कि जिस भी जो है वो रियासत के पास ये डायमंड पहुंचता है उसकी सल्तनत तबाह हो जाती है, ठीक है। तो ये सुना होगा आपने उसके बारे में। तो ये कोहिनूर को कर्स डायमंड कहा जाता है कि ये मनहूसियत इसकी इतनी ज़्यादा है कि जिस भी बादशाह के पास ये पहुंचे उसकी सल्तनत को उसने तबाह कर दिया, ठीक है। तो शुरू में कभी ये स्टार्टिंग में ये हिंदुस्तान से ही निकला था, हिंदुस्तान में मौजूद था ये, और हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाहों के पास था। जब मुग़ल बादशाहों के पास ये आया तो मुग़ल बादशाहों की सल्तनत ख़त्म हो गई। फिर मुग़ल बादशाहों से ये चला गया किसके पास, क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया, मलका के पास। और क्वीन विक्टोरिया के पास जब आया तो उसकी भी सल्तनत जो है वो ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, मतलब जो क्वीन विक्टोरिया की थी। तो अब जो है वो उसको इंग्लैंड में जो है वो म्यूज़ियम में रखा गया है, और डर है कि म्यूज़ियम ही ना गिर जाए आप कहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके कर्ज है, कह लो ना कि मनहूसियत इसकी है, इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ तक कि मॉडर्न वंडर्स में भी इसको रखा जाता है, मतलब जदीद अजायबात के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ है जो बच्चों के बारे में नॉर्मली मशहूर है, लोग कहते हैं कि डायमंड के कोयले से जो है वो हीरा बनता है, अ कोल कन्वर्ट्स इनटू डायमंड। ये मैंने बताया था कि इट इज़ आल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज ये तो सही बिल्कुल बात है कि पीट या लिग्नाइट बिटुमिनस कोल बनता है, बिटुमिनस कोल एंथ्रेसाइट बनता है, बट एंथ्रेसाइट को डायमंड बनने के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट है। इतनी ज़्यादा हाई प्रेशर है कि जितनी दुनिया बने हुए जितना टाइम नहीं हुआ ना इस दुनिया को, इस अर्थ को, उससे कहीं ज़्यादा वक्त और लगेगा एंथ्रेसाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कोयला डायमंड में कन्वर्ट हो सके। ये एक मिथ है, जैसे एक मैथोलॉजी है, एक तरह से एक झूठी बात है जो लोगों में फैली हुई है कि कोयला जो है वो हीरा बन जाता है। ऐसा नहीं होता। लेकिन अब कोयले का कान से इसलिए निकलता है कि लोग गहराई में खुदाई करते ही कोयले के कान को है, कोयले के कान के अलावा गहराई में खुदाई किसी और चीज़ की होती भी नहीं है, तो इस वजह से उसमें ही से निकलेगा वो। बट आया कहाँ से? स्टार्स में से आया। स्टार्स के सेंटर के अंदर आपको पता है कि डायमंड की फॉर्मेशन होती है, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ से आता है ये। तो ये गलत एक मिथ है लोगों में फैली हुई कि भाई कोयले के कान से जो है वो, या कोयला जब वो हीरा में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो कोयला हीरे में तब्दील कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो कहाँ से? स्टार्स के सेंटर में से जो है वो डायमंड आता है हमारे पास, ठीक है। अब मेन टॉपिक के अंदर आते हैं कि अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, प्योर डायमंड इज ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे। डायमंड जैसे दिखने वाली बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जो लगभग दिखने में डायमंड जैसे लगती हैं, लेकिन जब आप किसी जोहरी के पास, ज्वेलरी के पास उसको लेकर जाओगे ना, कभी आपने देखा होगा कि वो उसको एक मशीन में रखकर उसको ना आंखों से चेक करता है वो डायमंड को, फिर बताते कि मूवीज़ वगैरह में आपने कभी देखा होगा, वो बताता है कि असली है कि नकली, फेक डायमंड है कि रियल डायमंड है। तो वहाँ पर वो ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं, प्योर डायमंड इज ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे। प्योर डायमंड एक्सरे पर ट्रांसपेरेंट होता है।
अच्छा, डायमंड जैसे एक और चीज़ हमारे पास है, जैसा क्वार्ट्स। क्वार्ट्स असल में सिलिका होता है, SiO2 होता है क्रिस्टलाइन शेप में, जमीन के अंदर से निकलता है भी। क्वार्ट्स हूबहू देखने में जो है ना ये डायमंड जैसा होता है, क्वार्ट्स क्रिस्टल जिसको हम कहते हैं। मतलब एक आम इंसान धोखा खा जाएगा, उसको लगेगा ये हीरा है, तो लेकिन यही होगा कि उसको क्या किया जाएगा, इसको एक्सरे में से पास किया जाएगा। मिसाल के तौर पे पीछे मैंने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया और सामने मैंने जैसे कि रियल डायमंड रख दिया और एक्सरे इसमें से पास कर दिया। जब मैं एक्सरे पास करूंगा ना तो एक्सरे से ट्रांसपेरेंट है ये, तो क्या होगा, पूरा जो है ना, पूरा जो ब्लैक हो जाएगा, पूरा का पूरा जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो आपका ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि सारी रेस पास हो गई उसमें से। लेकिन अगर क्वार्ट्स रख दोगे और जब एक्सरे पास करोगे तो क्या होगा, क्वार्ट्स उसको रोक देगा एक्सरे को, और वहां पर व्हाइट कलर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला जो है, ये जो आपके पास है हीरा नहीं है, कोई और तक क्रिस्टल है, हीरे जैसा लग रहा है, ठीक है। सारी चीजें तो उसके अंदर बॉन्डेड है, पर रेस निकलेंगी कहाँ? तो बॉन्ड के बीच में, यहाँ पर बॉन्ड के बीच में जगह मौजूद है, वहां से निकलेंगे नहीं, तो वो उसके पीछे अलग कुछ इश्यूज हैं। ये आपने पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, फिजिक्स के अंदर, एक्सरे के थ्रू जो है वो, एक्सरे के थ्रू जो एक्सरे पास कर रहे होते थे, जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो रही होती थी उसके अंदर, तो वहाँ पर वो चीज़ आपको समझ आएगी। वो बड़ा डिटेल टॉपिक है, तो उस पर बात नहीं कर रहा मैं भी, ठीक है। तो ब्रेक्स लॉ जिसको कहते थे, ब्रेक्स लॉ आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट, इनके डिफरेंस की तरफ अब हम आते हैं कि क्या फ़र्क है डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है। तो आखिरी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, तो डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। क्यों? अच्छा, नेचुरल सब्सटेंस में हार्डेस्ट है, आर्टिफिशियल इससे ज़्यादा केवलार, आर्टिफिशियल इससे ज़्यादा हम जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस को अब तक प्रिपेयर कर चुके हैं। फाइबर्स एक से एक हमारे पास आ चुके हैं जो डायमंड से ज़्यादा हार्ड है, फाइबर्स जो होते हैं। लेकिन नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या है भाई, डायमंड है। जबकि ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। वजह क्या है इसके हार्ड और सॉफ्ट होने की, कि आपको पता है कि डायमंड के अंदर एक कार्बन अगले 4 कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो टाइटली पैक्ड एक स्ट्रक्चर आ जाता है, और सारे कार्बन जो है ना आपस में करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे कार्बन एटम्स जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। यही ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ग्रेफाइट की 2 कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच में 3.35 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेस हो जाते हैं, दब सकते हैं आराम से। दैट्स वाई जो है वो आपका डायमंड हार्डेस्ट है, जबकि ग्रेफाइट कैसा है, सॉफ्ट है। समझ में आ गया क्या रीजन है? रीजन मैंने लिख दिया, बिकॉज ऑफ द गैप ऑफ 3.35 एंगस्ट्रॉम बिटवीन कंसेक्यूटिव हेक्सागोनल लेयर्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, इट्स डेंसिटी इज 3.51। तो डेंसिटी एमसीक्यूज के लिए याद रखें, इसकी डेंसिटी 3.51 ग्राम पर ml है, और उसकी डेंसिटी, चूंकि ये हार्ड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और सबसे मैक्सिमम डेंसिटी यही है किसी भी सॉलिड की, नेचुरल 3.5 में, चूंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है इसमें ज़्यादा डेंसिटी इसी की। और ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है, 2.2 ग्राम पर ml, चूंकि खाली स्पेस ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है। थर्ड, ट्रांसपेरेंट होता है, ये आर पार रोशनी गुजर सकती है इसके, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, ओपेक होता है। 3 तरह की चीज़ होती है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट से रोशनी पूरी तरह से गुजर जाती है, ट्रांसलूसेंट से पार्शियली गुजरती है, और ओपेक से मतलब रोशनी नहीं गुजरती। जैसे बोर्ड ओपेक है तो कैसे रोशनी गुजर नहीं सकती, तो ग्रेफाइट में तो ओपेक होता है ना, रोशनी आर पार नहीं हो सकती उससे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा भाई इसका, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.45। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं इसको म्यू से शो किया जाता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस को, उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी। इसी वजह से क्या होता है कि डायमंड बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जब रोशनी उसके अंदर जाती है ना तो फंस जाती है, और रोशनी उसके अंदर फंस जाती है और वो डिफरेंट स्ट्राइक करके इधर उधर घूम रही होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। इसलिए डायमंड आपको बहुत ज़्यादा चमकदार दिखता है देखने में, हीरा। जबकि यही अगर आप बात कर लें ग्रेफाइट की, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा भाई, 0, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगी ही नहीं इसके अंदर, वो तो ओपेक है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्रैक्शन होती ही नहीं, तो 0 होगा ना। जबकि इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो सकती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये फिजिक्स की पूरी स्टोरी आ जाएगी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि केमिस्ट्री से बिल्कुल दूर है वो टॉपिक। नेक्स्ट है, इट इज शाइनी, कि ये शाइनी होता है, जबकि ये कैसा होता है, डल, भद्दा होता है बिल्कुल, ठीक है। यस। नेक्स्ट है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पास नहीं होती डायमंड से, जबकि ग्रेफाइट से पार हो जाती है। वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है कि डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों यूज हो गए। जबकि यहाँ पर क्या है, हर एक, यस बिल्कुल, हर एक कार्बन के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो सकता है,
करंट पास हो सकता है, लेकिन साथ में ये एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर भी रखेगा। फर्स्ट में पढ़ा था कि जब करंट पास करेंगे तो यस पैरेलल टू द प्लेन पास होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन करंट पास नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन तो सीधे पास होंगे, एक्स एक्सिस में पास होगा, वाई एक्सिस में करंट पास नहीं होगा इसके अंदर से। मतलब ऐसे को यूं रखेंगे तो करंट पास नहीं, उसको इस तरह से हम नहीं कह सकते, इस तरह से हम उसको नहीं, इसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके हम ये बात साबित कर सकते हैं, इस तरह से हम नहीं कर सकते इस बात को, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट है कि डायमंड हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है डायमंड का, जबकि ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल। ये समझ में आ गया, यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ कार्बन एटम्स का 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जबकि यहाँ पर 1.42 एंगस्ट्रॉम है। मतलब कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ, ये याद रखें एमसीक्यूज के लिए, यहाँ पर 1.5 हो रहे और यहाँ पर आपके पास 1.42 एंगस्ट्रॉम कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है। एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया गया था, आप उसको कुछ कैलकुलेशन करके डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इट मे बी कलर्ड और कलरलेस, कलर्ड भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है, जबकि इसका हमेशा कैसा कलर होगा, ग्रे कलर का होता है, ये हमेशा डार्क ग्रे कलर का, पेंसिल की नोक ही कलर में आएगी ना आपके पास। नेक्स्ट है इट डजंट लीव इम्प्रेशन ऑन पेपर, ये पेपर पर इंप्रेशन नहीं छोड़ सकता, मतलब रगड़ोगे अगर डायमंड को तो लकीर कोई नहीं आएगी, जबकि इट लीव्स इम्प्रेशन ऑन पेपर, मतलब जब आप ग्रेफाइट को जब आप रगड़ोगे किसी कागज़ पर रब करोगे तो क्या होगा, उसके इंप्रेशन आ जाएंगे, निशान छोड़ जाएगा अपना वो। इस्तेमालात की बात की जाए तो सिंपल है, डायमंड को इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो इसको जेम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरी चीज़ को ड्रिलिंग कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और डायमंड को डायमंड ही कट करते हैं तो डायमंड कट्स डायमंड, हीरे को हीरे ही काटता है, ठीक है, यस। अच्छा नेक्स्ट इज कि एक और बात मैं बताऊं कि ये चीज़ नहीं लिखना कि डायमंड इज टॉक्सिक, डायमंड टॉक्सिक नहीं होता, ये भी एक मिथ है कि डायमंड किसी भी तौर पर जहरीला नहीं होता। लोग कहते हैं ना डायमंड चाट लो मर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायमंड जो है वो टॉक्सिक नहीं होता, पॉइजनस नहीं होता, ये एक झूठी खबर है, ये एक झूठी बात है जो लोगों में मशहूर है बिला वजह में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके जब हम बात करते ग्रेफाइट के इस्तेमाल की बात करते हैं, ग्रेफाइट की काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं। सबसे पहला इस्तेमाल तो उसका ये हो गया कि पेंसिल के ग्रेफाइट के यूजेस की बात करूं तो पेंसिल लीड को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों भाई, चूँकि इंप्रेशन छोड़ते हैं कागज़ पर, तो बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं पेंसिल ग्रेफाइट लीड वाली, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से इसकी ग्राफीन को, यस बिल्कुल, अगर हम ग्राफीन की बात करें, ग्राफीन से हम इसकी वायरिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन वगैरह की वायरिंग करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक दो लेयर्स के बीच में क्या है कि ये जो है ना स्लाइड कर रहे होते हैं, ग्लाइड कर रहे हो दूसरे के ऊपर, इस वजह से क्या होता है दोनों लेयर्स दूसरे पे ग्लाइड करने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कैसा हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा स्लिपरी है तो क्या इसको एज सॉलिड लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। लिक्विड लुब्रिकेंट तो हमारे पास होता ही है, जैसे कि जो हम बाइक वगैरह में ऑयल लुब्रिकेंट्स डाल रहे होते हैं, मोबाइल ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह। सॉलिड लुब्रिकेंट अगर कभी इस्तेमाल करना तो उसके लिए हम ग्रेफाइट इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट के अंदर फिसलन बहुत होती है, उसके अंदर स्लिपरी, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मशीन के ऐसे पार्ट्स होते हैं कि जिसमें हमें सॉलिड लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है, बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर फिर हम जो है वो पाउडर्ड ग्रेफाइट इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है वो लुब्रिकेशन इससे ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट इसके अलावा यस, इलेक्ट्रोड को बनाने में वेल्डन के इलेक्ट्रोड्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल करें, दो वजूहत हैं। सबसे पहली बात तो लेस रिएक्टिव है, दूसरा गुड कंडक्टर भी है, कंडक्टिविटी कर रहा है, और दूसरी बात रिएक्शन भी नहीं करता, तो इलेक्ट्रोड्स को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। और आखिरी इस्तेमाल मैं आपको उसके बता रहा हूँ, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आपको पता है कि जो कैनप वगैरह के अंदर जो बिजली बन रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो है वो सिंपल है ना कि रिएक्शन इस तरह से हो रहा होता है कि एक न्यूट्रॉन हमारे पास होता है, दिस इज वन न्यूट्रॉन जिसको हम स्ट्राइक करते हैं किस पर, यूरेनियम मेटल पर, यूरेनियम पर स्ट्राइक करते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ न्यूक्लियर फिजन होना है, मतलब जिसमें एक न्यूक्लियस जो है ना ब्रेक हो जाता है, पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो न्यूट्रॉन यूरेनियम में जब स्ट्राइक करते हैं तो यूरेनियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होकर वो दो अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, क्रिप्टॉन और बेरियम। फिजन हो गया, ये पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर में ब्रेक हो गया, और उसके साथ 3 और न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन्स आगे जाकर फिर क्या करते हैं, फिर यूरेनियम पे जाकर अटैक करते हैं, फिर वो मतलब कि क्रिप्टॉन बेरियम में ब्रेक होते हैं, और हर एक यूरेनियम
3 जो है वो न्यूट्रॉन्स को निकालता है, फिर ही जाकर अलग यूरेनियम से ट्राई करते हैं। तो 3 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 27 हो गया, इस तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहती है। तो तेज़ी में क्या होता है, जैसे जैसे यूरेनियम पे जैसे न्यूट्रॉन जाकर स्ट्राइक करता है तो वो फिर यूरेनियम ब्रेक होते हैं, 3 न्यूट्रॉन पैदा होता है, फिर वो फर्दर 3 यूरेनियम को जाकर स्ट्राइक करते हैं। इस तरह से पूरे चेन रिएक्शन होता है, इसको हम फिजन चेन रिएक्शन के नाम से पढ़ते हैं। चेन रिएक्शन चलता है। अच्छा, ये चेन रिएक्शन 2 तरह से हो सकता है, कंट्रोल भी हो सकता है, अनकंट्रोल भी हो सकता है। उसको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, एटॉमिक जो है ना फिजिक्स वगैरह के अंदर हम इसको पढ़ रहे होते हैं कि 2 तरह के हो सकते हैं, कंट्रोल भी हो सकता है, अनकंट्रोल भी हो सकता है। अगर आप अनकंट्रोल्ड इसको कर दो, मतलब अगर यस एटॉमिक बॉम्ब फिर बन जाएगा, फिर वो तो एटॉमिक बॉम्ब में हमें क्या करना है, हमें उसमें तबाही मचानी है ना, हम अनकंट्रोल मैनर पर कराएंगे। और अगर कंट्रोल करोगे तुम इससे, तो फिर इससे आप क्या कर सकते हो, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। कैनप के अंदर कराची में जो ये रिएक्शन हो रहा था वो कंट्रोल्ड हो रहा होता है, वहाँ पर न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किया जा रहा होता है ताकि हमें देर तक जो है बिजली मिलती रहे। क्योंकि जब हीट जो इससे खारिज होती है उस हीट से हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, और जब वाटर बॉयल होता है उससे जो स्टीम जनरेट होता है उससे हम क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, और जब टरबाइन घूमता है तो क्या होता है, बिजली बनती है। ठीक है, फिर वो पूरे कराची को बिजली ट्रांसफर हो रही थी कैनप के थ्रू। तो यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि अब हमें तेज़ी में नहीं कराना, तेज़ी में कराने में तो क्या होगा कि 10 मिनट के अंदर सारे यूरेनियम खत्म हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, ये जो न्यूट्रॉन है ना, उस न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ता है। मतलब में हमें न्यूट्रॉन मॉडरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, हैवी वाटर भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और ग्रेफाइट भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट क्या करता है, न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। तो क्या होता है, हमें देर तक बिजली बनती रहती है, एक कंट्रोल चेन रिएक्शन हो रहा होता है। आगे बस समझ में सारी चीज़ें जो कुछ इसमें लिखी हुई हैं, A to Z सारी चीज़ें। तो आज हमने मेन टॉपिक एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 4 के अंदर, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन के सारे एलोट्रोप्स को यहाँ पे हमने तस्करा किया। क्लियर है हर चीज़, हर कुछ, सब कुछ, दैट्स इट।